हेलो बच्चों, लैमिस थ्योरम से आज एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 35। अ बॉल ऑफ मास 1 kg हैंग्स इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम टू स्ट्रिंग्स OA एंड OB एज शोन इन फिगर। व्हाट अ टेंशन इन द स्ट्रिंग्स OA एंड OB टेक G इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में एक मास है 1 kg वेट, डेट इज़ 10 न्यूटन। इसको 1 kg वेट को यहाँ पे G से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 10 न्यूटन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 kg वेट जो है वो दो स्ट्रिंग के सपोर्ट से यहाँ से लटक रही है। ये मास जो है इससे लटक रहा है और इस वेट की वजह से ये दोनों स्ट्रिंग में एक तरह का तनाव जो है आ गया है, उसको हम टेंशन बोलते हैं। टेंशन यानी कि एक तरह का फोर्स है जो कि स्ट्रिंग को बिल्कुल तना हुआ ऐसा रख रही है। जो टाइट करके जब आप देखते होगे कभी कोई चीज़ वेट अगर लटका हुआ है तो वो स्ट्रिंग जो है लूज़ नहीं रहता है, वो टाइट रहता है। तो जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा वो टाइट हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा टेंशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस फिगर में हमें T1 और T2 कैलकुलेट करना है कि कितना इसमें तनाव या कितना फोर्स या कितना टेंशन इसमें इस स्ट्रिंग में है। और जो गिवन डेटा है वो आप देख सकते हैं कि फिगर में यहाँ पे एक जो स्ट्रिंग है AO वो बना रहा है 30 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल से और OB बना रहा है 60 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल से। और बीच में ये तीन फोर्सेस यहाँ पे एक ही पॉइंट पे यहाँ पे लग रहा है। एक तरफ तो ये के इस 1 kg वेट का जो रस्सी है यहाँ पे एक तरह का इस रस्सी में एक फोर्स होगा और इसी वेट की वजह से यहाँ भी एक तरह का टेंशन आ रहा है और यहाँ भी एक टेंशन आ रहा है। तो ये यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T1 है और ये 1 kg वेट यहाँ पे थर्ड फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है। मीन्स कि एक सेंटर पोजीशन पे ये तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और ये को प्लानर भी एक ही प्लेन पे है तीनों, और तीनों के बीच का जो एंगल है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे T1 और T2 के बीच का एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री और यहाँ पे T1 और 1 kg वेट 10 न्यूटन के बीच का दिया हुआ है एंगल 120 डिग्री। T2 और 10 न्यूटन के बीच का दिया हुआ है 150 डिग्री। तो हम यहाँ पे अगर T1 और T2 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम आराम से लैमिस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में है। तो लैमिस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले इस तरह से हम करेंगे कि लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो अपने ऑपोजिट फोर्स के बीच के एंगल के प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि T1 इज़ प्रोपोर्शनल टू 150 डिग्री, T2 इज़ प्रोपोर्शनल टू 120 डिग्री एंड ये 10 न्यूटन जो फोर्स थर्ड साइड में है दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू एंगल बिटवीन T1 एंड T2 दैट इज 90 डिग्री। तो इस थ्योरम को आराम से यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस थ्योरम को अप्लाई करते हुए हम यहाँ लिख सकते हैं कि T1 बाई साइन 150 डिग्री इक्वल्स टू T2 बाई साइन 120 डिग्री एंड 10 न्यूटन बाई इक्वल्स 10 न्यूटन बाई साइन 90 डिग्री। अब साइन 150 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30 दैट इज साइन 30 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। उसी तरह से साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री दैट इज साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 10 बाई साइन 90 इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाता है। अब इस इक्वेशन से हम T1 और T2 आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम T1 बाई साइन 30 इक्वल्स टू 10 बाई 1 ले लेंगे और इससे हम T1 का वैल्यू निकाल दे सकते हैं। तो T1 निकल गया 10 साइन 30 डिग्री इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 डेट इज़ 5 न्यूटन। दूसरा T2 के लिए हम निकालेंगे T2 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड √3 बाई 2 डेट इज़ 5√3 न्यूटन। तो इस तरह से हम इस लैम्स थ्योरम को अप्लाई करते हुए T1 और T2 का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैमिस थ्योरम से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है एग्जाम्पल 36। अ बॉडी ऑफ मास m is suspended by two strings making angle alpha and beta with the horizontal as shown in figure 5.33. Find the tension in the strings. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और इससे एक मास है जो कि लटक रहा है दो स्ट्रिंग के सपोर्ट से। तो यहाँ पे ये जो दो स्ट्रिंग है ये अल्फा और बीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, और इस मास के वजह से इस मास जो वेट लग रहा है इसके ऊपर mg वेट लग रहा है, mg यहाँ पे लिखा है,
और इस वेट की वजह से जो टेंशन स्ट्रिंग में आ रहा है वो है T1 और T2। तो हमें फाइंड करना है T1 और T2 का वैल्यू, हमें यहाँ पे फाइंड करना है। वैल्यू कह सकते हैं या एक्सप्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी डेटा, न्यूमेरिकल डेटा इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है और पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा इस तरह का डायग्राम था। बहुत सिमिलर डायग्राम है, यहाँ भी एंगल मेंशन किया हुआ है, यहाँ भी एंगल मेंशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटर पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है पॉइंट का, यहाँ पे 3 फोर्सेस यहाँ भी लग रहे हैं, यहाँ भी लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है। एंगल हमारे पास यहाँ पे नहीं है और उसमें पिछले क्वेश्चन में एंगल था। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे टेंशन और T1 और T2 हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हम इसे हमें वेक्टर कंपोनेंट्स में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में हमें फोर्स को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि हम आगे करेंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे इसका किया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो द फ्री बॉडी डायग्राम इज शोन इन फिगर 5.34, जो नेक्स्ट फिगर में हम देखेंगे। एज शोन इन as the body is in equilibrium, the various forces must add to 0 taking horizontal components। तो यहाँ सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम को पहले हम देखते हैं। इस तरह का फ्री बॉडी डायग्राम है। यहाँ पे जो वेक्टर डायग्राम आप कह सकते हैं इसको, कि यहाँ पे टेंशन T1 दिखाया हुआ है, यहाँ पे T2 दिखाया हुआ है। तो T1 टेंशन को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में हम ब्रेक कर रहे हैं, और ये जो एंगल है अल्फ़ा, चूँकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ पे एंगल अल्फ़ा बन रहा था, इसलिए यहाँ पे ये एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल रहेगा, तो ये यहाँ पे एंगल अल्फ़ा होगा। और उसी तरह से यहाँ पे बीटा एंगल था, तो यहाँ पे बीटा एंगल आ गया। अब यहाँ पे ये एंगल अल्फ़ा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है हम लिखेंगे T1 कॉस अल्फ़ा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट हम लिखेंगे T1 साइन अल्फ़ा। उसी तरह से T2 के लिए हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T2 कॉस अल्फ़ा, और वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे T2 साइन T2 यहाँ पे लिखेंगे T2 कॉस बीटा होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे हम T2 साइन बीटा। यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। और इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इन दोनों के लिए T1 और T2 के लिए हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे चूँकि जो फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम में है, तो हमारा लेमिस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि जब फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो वो सारे फोर्सेस ऐड हो करके वो ज़ीरो हो जाता है। मतलब कि जितना फोर्स यहाँ पे लेफ्ट पे आ रहा है उतना ही राइट पे भी आएगा, जितना ऊपर आ रहा है उतना नीचे आएगा। तो हम इस यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो T1 कॉस अल्फ़ा विल बी इक्वल टू T2 कॉस बीटा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है ये फोर्सेस। उसी तरह से T1 साइन अल्फ़ा प्लस T2 साइन बीटा इक्वल्स टू mg, जितना ऊपर लग रहा है फोर्स उतना ही नीचे भी लगेगा। तो इसी चीज़ को हम जब लिखेंगे, इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे इस तरह से T1 कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू T2 कॉस बीटा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड फोर्सेस इक्वल हो जा रहे हैं। तो हम यहाँ T2 के लिए हम लिखेंगे T2 इक्वल टू T1 कॉस अल्फ़ा बाई कॉस बीटा। उसी तरह से वर्टिकल, टेकिंग वर्टिकल कंपोनेंट्स T1 साइन अल्फ़ा प्लस T2 साइन बीटा इक्वल्स टू mg, जितना ऊपर लग रहा है फोर्स उतना ही नीचे लग रहा है क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि T1 साइन अल्फ़ा प्लस T1 कॉस अल्फ़ा बाई कॉस बीटा इक्वल टू साइन बीटा इक्वल्स टू mg। अब यहाँ पे T2 की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट किया गया है। T2 की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है T1 कॉस अल्फ़ा बाई कॉस बीटा साइन बीटा इक्वल्स टू mg। मीन्स यहाँ पे T2 को बिल्कुल हटा दिया गया है, T2 की जगह में T1 के फॉर्म में से लिखा गया है। अब T1 के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो T1 के लिए हम लिख सकते हैं कि mg बाई साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा बाई कॉस बीटा साइन बीटा। तो यहाँ पे आ गया है फाइनली ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है कि mg कॉस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये जो एक्सप्रेशन है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बीटा, तो ये एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, ये एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को ये को एक्सपेंड करके ये आता है, तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे T1 के लिए लिखेंगे mg कॉस बीटा
डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरह से हम T1 का एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं। अब जब T1 का निकल गया तो T2 के लिए हम लिखेंगे। T2 के लिए क्या एक्सप्रेशन था हमारा? T2 के लिए एक्सप्रेशन था T1 कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा। तो T1 के लिए हम ये एक्सप्रेशन डाल देंगे, mg कॉस बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं mg कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ पे कॉस बीटा ये कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरह से T2 के लिए एक्सप्रेशन ये आ गया। तो T1 के लिए एक्सप्रेशन ये है और T2 के लिए एक्सप्रेशन ये है। इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो mg दोनों में कॉमन है, साइन अल्फा प्लस बीटा ये भी कॉमन है, और कॉस यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है कॉस बीटा एंड कॉस अल्फा का, तो यही डिफरेंस है T1 के लिए, जो T1 के लिए है mg कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, और T2 के लिए है mg कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो बस डिफरेंस इस एंगल का है। तो इस एंगल का मतलब है कि T1 पे जो फोर्स लग रहा है वहाँ पे एंगल बीटा आ जा रहा है, और T2 जो फोर्स लग रहा है उस पे कॉस अल्फा आ जा रहा है। बस ये डिफरेंस है। बाकी हम इस तरह से एक्सप्रेशन, अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू अगर दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन की मदद से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं, हमें पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। अगर ये एक्सप्रेशन हमें याद है कि टेंशन, अगर इस तरह का कोई कंडीशन दिया हुआ है और हमें T1 और T2 फाइंड करना है, अगर ये एक्सप्रेशन हमें याद है कि mg कॉस बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा इस तरह से होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एंगल पुट करके और T1 T2 का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अभी के लिए थैंक यू।